सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। इग्नू का सेकेंड ईयर का जो बुक है बीपीएससी 134, जिसके अंतर्गत हमारा जो पार्ट नंबर 3 आता है और जो आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मेंशन कर दिया गया है, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध की समझ के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे। जो आपका फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, उदारवाद क्या है, उदारवाद के प्रमुख विषयों की व्याख्या कीजिए। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि उदारवाद क्या होता है और उदारवाद की प्रमुख विषय क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उदारवाद की परिभाषा के अंतर्गत देखेंगे कि उदारवाद की स्थिति आदर्शता और आदर्श भावना पर चलता है, जिसके अंतर्गत मानव को उसके जन्म से ही अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान हो, जिसके कारण अपने अनुसार वह अपना विकास करने में सक्षम हो पाता है। फ्रेंड्स, बात की जाए तो उदारवाद का मतलब ही यही होता है कि मानव को उनके जन्म से ही स्वतंत्रता प्रदान है कि वो अपने अनुसार अपना विकास तथा अपने देश का विकास कर सके, वो उदारवाद की संज्ञा में आता है। अब इसके अंतर्गत उदारवाद के लोग हैं जो ईश्वर के प्रति भक्ति भी रखते हैं तथा संस्कृति का सम्मान करते हैं। उदारवाद का मतलब ही होता है दूसरे के प्रति उदारता की भावना रखना, यानी कि प्रेम की भावना रखना। इसमें दूसरे के प्रति सम्मान की बात आ जाती है, दूसरे के प्रति सम्मान की बात आ जाती है उदारवाद में। इसके अंतर्गत उदारवाद की बात की तो फ्रेंड्स, आपका उदारवाद का जो स्थिति रहा है यथार्थवाद के बाद आया है, यानी कि ये आधुनिक की बात कर ली जाए, आधुनिक समय की बात कर लीजिए तो उदारवाद का समय देखा जा सकता है। यानी कि जो हमारा आधुनिक बोल सकते हो कि भारत है, उसके अंतर्गत आपको उदारवाद की स्थिति देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत जब हम दूसरे के प्रति, दूसरे के भावनाओं, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हैं, वो उदारवाद की संज्ञा में आता है। इसके अंतर्गत हमें यह भी देखने को मिलता है कि आदर्श भावना और आदर्शता की व्यवस्था देखने को मिलती है, वो हमारी उदारवाद की संज्ञा में आता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर ली जाए उदारवाद के प्रमुख विषयों पर, यानी कि उदारवाद के प्रमुख विषय क्या हैं, उन पर चर्चा कर लिया जाए तो फ्रेंड्स आपके विषय आ जाते हैं। आप इन सबको नोट्स कर लीजिए, यानी कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो उदारवाद की अगर विषय की बात कर ली जाए तो विषय पर चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे उदारवाद के विषय क्षेत्र की बात कर लीजिए तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू आ जाते हैं, यानी कि जैसे कि स्वतंत्रता की स्थिति, फ्रेंड्स, उदारवाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करता है कि स्वतंत्रता की स्थिति के व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे स्वतंत्र रूप से उसकी भावना, उसकी स्वतंत्रता की भावना का आदर सम्मान करता है, या फिर उसकी स्वतंत्रता का हानि नहीं करता। तो इस स्थिति में देखा जाता है कि एक मनुष्य दूसरे की उदारवाद की स्थिति में स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक अधिकार है कि मैं कहीं पे भी आ जा सकता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी, मतलब एक नॉर्मल भाषण दे सकता हूँ, या फिर अपने किसी भी क्षेत्र में जाके अपना जमीन घर बार खरीद सकता हूँ। तो वो हमारी स्वतंत्रता होती है, वो हमारे अधिकार होते हैं। जब हमारे अधिकारों को अगर कोई हनन नहीं करता या फिर नहीं छीनता, तो हमारा उदारवाद की संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसमें स्वतंत्रता की स्थिति पाई जाती है, यानी कि स्वतंत्रता देखा जाता है उदारवाद की। तो अब बात कर लेते हैं यानी कि हमारा सेकंड पॉइंट, अधिकार, आधिकारिक व्यवस्था, आधिकारिक व्यवस्था। आधिकारिक व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स आपको देखा जाता है कि यहाँ पे आपके अधिकार इतने पूर्ण रूप से दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने अधिकार के माध्यम से अपना विकास करने में सक्षम हो पाते हैं। जैसे कि अब मान ली जाए कि साउथ कोरिया का जो हमारे, या फिर उत्तरी कोरिया का जो आपका किमजोम है, उसके अंतर्गत देखा जाता है तो लोगों को अधिकार नहीं दिया गया। लोग वहां पे अपने मनमाने तरीके से अपना विकास नहीं कर सकते। तो ये हमारे उदारवाद में देखा जाता है कि लोगों को अधिकार प्रदान किया गया है,
जिसके तहत मानव अपने जन्म से ही अपने अधिकारों के माध्यम से अपना विकास अपने अनुसार कर पाता है, इसे आधिकारिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था उदारवाद में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है, जिसके अंतर्गत एक मनुष्य अपना जो व्यवस्था है अपने मनुष्य के साथ साथ अपने ग्रुप के साथ साथ, यानी कि जैसे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पाया जाता है यानी कि लोकतंत्र पाया जाता है, तो उस स्थिति में क्या है कि भारत के लोगों को अधिकार दिया गया, संविधान के अनुसार उनको अपना अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ रहकर अपना विकास कर पाता है तथा सक्षम हो पाता है, इसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। तो ये हमारा आपका आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है कि उदारवाद की स्थिति। उदारवाद की स्थिति की बात कर लीजिए तो उदारवाद यानी कि उदार, ये शब्द ही यहां से आ गया है। उदारवाद की स्थिति, ये आपका 4 पॉइंट है। तो उदारवाद की स्थिति उदारवाद में आ जाता है, जिसके अंतर्गत ये देखते हैं कि एक मनुष्य दूसरे के प्रति उदारता की भावना रखता है, यानी कि प्रेम की भावना रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमारा मतलब कई बार देखते हैं चोट लग जाती है, फिर एक्सीडेंट होता है, तो जब हम दूसरा व्यक्ति हम पर मतलब एक बोल सकते हैं सिंपैथी इकट्ठा करता है या फिर सहानुभूति दिखाता है, वो भी कहीं ना कहीं उदारवाद की स्थिति में ही आता है। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य की उदारता की भावना तथा दूसरे के प्रति प्रेम की भावना दिखाई जाती है या फिर जागृत होती है, तो वो हमारी उदारवाद की स्थिति में आती है। जब हम एक जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी कठिन परिश्रम या फिर कठिन व्यवस्था में आप रहते हो, तो जब आप के प्रति कोई सहानुभूति इकट्ठा करता है या फिर सहानुभूति दिखाता है, तो वो हमारी उदारवाद की स्थिति कहलाती है। अब इसके अंतर्गत ये आपके 4 पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अब इसका लास्ट पॉइंट है जो आपको देख लीजिए, अब उसके बाद ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, यानी कि उदारवाद की स्थिति पूर्ण रूप से आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका लास्ट पॉइंट है आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद की स्थिति, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मानव यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनके आर्थिक व्यवस्था का भी ध्यान दिया जाता है, उनकी आर्थिक व्यवस्था का ही सम्मान किया जाता है। जैसे कि आपने अपने पिछले पॉइंट्स में देखा कि स्वतंत्रता व्यवस्था का भी, लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी सम्मान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, ताकि मानव अपने विकास आर्थिक रूप में भी कर सके तथा अपने देश का भी विकास पूर्ण रूप से करने में सक्षम हो सके। वही हमारी आर्थिक उदारवाद की स्थिति के अंतर्गत आता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को मानव अपनी अर्थव्यवस्था को बरकरार रख सके, अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने में सक्षम हो सके, वो हमारे आर्थिक उदारवाद की स्थिति के अंतर्गत आता है। उसके साथ साथ देश का भी प्रगति या फिर विकास कर सके, वो हमारी आर्थिक उदारवाद की स्थिति में आता है फ्रेंड्स। तो ये आपका टॉपिक है जो कि आपका उदारवाद क्या है, उदारवाद के प्रमुख विषय क्या है और की व्याख्या कीजिए, आपका ये टॉपिक क्लियर होता है फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।